एक बिहारी सब पे भारी, अनएम्प्लॉयमेंट करप्शन उल्टा बिहार पे भारी। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तीसरा एंड एरिया के अकॉर्डिंग 12वां भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन फिर भी बिहार सबसे पिछड़े हुए राज्य में क्यों आता है? जबकि एक लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार का लिटरेसी रेट है 74.3%, फिर भी इतनी गरीबी क्यों? आज बिहार का हालत ऐसा हो गया कि यहाँ के 80% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। बिहार में न ही कोई मेजर इंडस्ट्री है, न ही कोई मेजर सोर्स है, जिसके कारण यहाँ के लोग दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि बिहार के पास था तो बहुत कुछ, लेकिन झारखंड बिहार से अलग होते ही सब कुछ बिखर गया। यहाँ एजुकेशन, हेल्थ, बाढ़, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, पलायन, ये सभी मेजर प्रॉब्लम है जो कि गवर्नमेंट किस पर ध्यान क्यों नहीं देती है। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि बिहार इतनी गरीब क्यों है और बिहार कैसे डेवलप हो सकता है। 22 मार्च 1912 को भारत में एक नए राज्य का निर्माण होता है जिसका नाम है बिहार। इससे पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, जो कि इसे ब्रिटिश शासन के अंदर उपराज्यपाल के द्वारा चलाया जाता था। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी में 3 स्टेट आते थे, बिहार, झारखंड एंड ओडिशा। अब इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी को चलाना प्रशासनिक तौर पे तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हर्डिंज ने 1912 में दिल्ली के दरबार में एक घोषणा की। अब बिहार एक अलग स्टेट तो बन चुका था, लेकिन उसे चलाने के लिए भी कानून व्यवस्था की जरूरत थी। तो इसके लिए 1960 में पटना हाई कोर्ट का निर्माण किया गया। लेकिन अब बारी थी स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की। इसके लिए साल 1917 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया गया। चंपारण सत्याग्रह का जो मेन कारण था ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर यानी नील की खेत, जो कि अंग्रेज भारतीय किसानों के ऊपर दबाव डालते थे। अब इसके बाद अब बारी थी एक शिक्षा व्यवस्था को बनाना जो कि बिहार में क्रांति ला सके। तो इसके लिए 1917 में पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ। देश ने एक नए सपनों के साथ अपनी पहचान बनाना शुरू किया, पर इसी नई कहानी के पीछे एक कोने में था बिहार, एक ऐसा राज्य जहां की इतिहास, गहराइयां और गरीबी दोनों साथ साथ चल रहे थे। वो बिहार जो कभी नालंदा और मगध को पूरे देश का शिक्षा का केंद्र माना जाता था, अब वो नए युग में अपनी एक जगह ढूंढ रहा है। ये कहानी है 1947 से 1919 तक के बिहार का। आजादी के बाद बिहार में पहली सरकार बनी कांग्रेस पार्टी का, जिसके चीफ मिनिस्टर थे श्री कृष्णा सिंह और डिप्टी सीएम थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। इनके सरकार में शुरू हुआ गवर्नमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन का दौर। लेकिन 1950 के आखिरी तक करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने अपनी जमीन पकड़नी शुरू कर दी। 1960 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी, सरकारें गिरती रही और बनती रही। 1970 के दौर में आई जयप्रकाश नारायण की द टोटल रिवॉल्यूशन, जहां बिहार देश भर के आंदोलनों का हब बन गया और स्टूडेंट्स और नौजवान जयप्रकाश नारायण के साथ रोड पर उतर गए। ये वो दौर था जब बिहार ने देश की राजनीति का दिशा ही बदल दी। और फिर आया 1980 का दौर, जब बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने अपनी जड़ पकड़ ली और नए नेता जैसे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ये लोग उभर कर आए थे बिहार की राजनीति का नए चैप्टर का शुरुआत करने। 1915 में स्कूल कॉलेज तो खुले, लेकिन टीचर शॉर्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को फिर से पीछे कर दिया और 1970 तक बिहार का लिटरेसी रेट सिर्फ 25% के आसपास रह गए। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्कूल होना भी एक सपना था। 1990 में बिहार ने एक राजनीति का नया दौर देखा, जब लालू प्रसाद यादव के साथ शुरू हुआ जनता का राज, जहाँ का स्लोगन था बिहार के जनता का राज। लेकिन इस दौर ने बिहार को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां बदलाव और गिरावट दोनों साथ साथ चलते रहे। जब 1919 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, सोशल जस्टिस और लोअर कैटेगरी के लोगों को पॉलिटिकल पावर देना। लेकिन 1919 के एंड तक करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, लॉ एंड ऑर्डर बिहार को फिर से पीछे कर दिया। खोडर स्कैम ने लालू प्रसाद यादव की छवि को एक झटका दिया। साल 2000 में बिहार का एक छोटा सा हिस्सा बिहार से अलग हो गया और वो बन गया झारखंड, जिसमें 18 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। जबकि बिहार को इसमें बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ। इसमें बिहार को इंडस्ट्रियल लॉसेस के तौर पे टाटा स्टील, बोकारो स्टील प्लांट, धनबाद कोयल माइंस, जो कि सब झारखंड के हिस्से में चले गए, जिससे सीधे तौर पर नुकसान हुआ बिहार को। फिर साल 2005 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में आए नीतीश कुमार, जिन्होंने गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन पर फोकस किया। उनके दौर का सुशासन बाबू का एरा कहा जाता है। बिजली, पानी, सड़क, इन सभी पर ग्राउंड लेवल का काम शुरू हुआ।
और यहीं से शुरू हुआ बिहार के डेवलपमेंट का दौर। 2005 के बाद सरकार ने एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया। 1919 में रोजगार के लिए लोग दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब और भी अदर स्टेट्स में ही जाते थे, जो कि आज भी जा रहे हैं। ये माइग्रेशन कल्चर अब एक बिहार का पहचान बन चुका था। नीतीश कुमार के दौर में कुछ इंडस्ट्री वापस तो आए, जैसे फूड प्रोसेसिंग, स्मॉल स्केल यूनिट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ अभी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी स्लो थी। लेकिन साल 2020 में कोविड-19 ने लॉकडाउन में बिहार का सच्चाई सामने ला दिया। आज 2025 में भी बिहार की इकोनॉमी का सबसे बड़ा बेस है एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट स्कीम, लेकिन नए स्टार्टअप, IT ट्रेनिंग, डेटा सेंटर, IT पार्क और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बिहार अभी भी वेट कर रहा है। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। यहाँ के लोग आपको देश के हर कोने में मिल जाएंगे, IIT, नीट, UPSC जैसे बड़े एग्जामों में भी। लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार के लोग जब हर फील्ड में मिल रहे हैं तो बिहार खुद इतना गरीब क्यों है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में ना ही कोई मेजर इंडस्ट्री है, ना ही कोई मेजर सोर्स, जिसके कारण यहाँ के लोगों का इनकम का सोर्स सिर्फ दो ही बचता है, एक एग्रीकल्चर और एक गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी यहाँ इनिशियल स्टेज पर है। लेकिन सच ये है कि बिहार में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बस जरूरत है तो सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन की और सही प्लानिंग की। बिहार की ग्रोथ की सबसे बड़ी एसेट है यहाँ की फर्टिलाइज जमीन। अगर बिहार में मॉडर्न फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क बनाया जाए तो बिहार सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे एशिया का फूड प्रोसेसिंग हब बन सकता। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो बिहार में टेक्सटाइल, शुगर, लेदर इंडस्ट्री ये सब तो पहले से ही थी, जो कि अब बंद पड़ी हुई है। अगर इन सेक्टर को दोबारा शुरू किया जाए तो बिहार भी एक इंडस्ट्रियल स्टेट बन सकता है। बिहार के स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में टॉप करते हैं। अगर यहाँ एजुकेशन के साथ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम बनाया जाए तो यूथ माइग्रेशन कम हो सकता है और लोकल इकोनॉमिक ग्रो करेगी। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये बिहार के ग्रोथ का इंजन बन सकता है। कनेक्टिविटी बढ़ाने से बिजनेस बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। बिहार को एक अमीर स्टेट बनने के लिए सिर्फ पोटेंशियल ही नहीं, एक विजन और एक्सक्यूशन भी चाहिए। सही गवर्नेंस, करप्शन फ्री पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट जरूरी है। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यू फोकस ही बिहार का फ्यूचर बदल सकता है। कल का बिहार डिजिटल, इंडस्ट्रियल और नॉलेज बेस्ड बन सकता है। गवर्नमेंट, यूथ और एंटरप्रेन्योर्स तीनों साथ मिलकर के काम करें तो बिहार एक दिन इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। अब इन सब का कंक्लूजन ये निकलता है कि बिहार एक अमीर स्टेट बन सकता है। इसके लिए बिहार को ही नहीं, सबसे पहले बिहारी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव सिर्फ पॉलिसी से नहीं, एक्शन लेने से होता है।